हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगर आप हमारे साथ अभी न्यू जुड़े हैं, इस वीडियो के माध्यम से सीआरपीसी को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से आपके एमसीक्यू भी कवर होंगे, साथ ही हम एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को समझने वाले हैं सीआरपीसी के, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में कवर होने वाली है। तो वीडियो को डिटेल तक ज़रूर देखिए, तभी आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, ताकि आपको जब आप इस क्वेश्चन को पढ़े तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए। आपने सेक्शन 125 तो पढ़ी ही होगी। सेक्शन 125 एक वीडियो में मैं अच्छे से कवर करवा चुका हूं, जिसमें हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किए थे और सेक्शन 125 को भी हम कवर कर चुके हैं। 125 क्या कहता है कि जब भी कोई वाइफ है अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है, वो डिवोर्स नहीं, मेंटेनेंस ले सकती है अगर उसने डिवोर्स ले लिया है। दूसरी चीज़ है कि फादर जो है अपने बच्चे से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है बच्चे अपने फादर से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, यानी कि तीनों मेंटेनेंस सेक्शन 125 के अंदर जो है क्लेम की जा सकती है। इससे आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 125 क्या कह रहा है। तो इस तरीके के अगर कोई भी ऑर्डर पास किए गए हैं किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है कि या तो उसको जो ऑर्डर दिया गया है उसको किसी ने कैंसिल करवाना है, या उसमें कुछ अदला बदली करवानी है, कुछ अमाउंट बढ़वाना है, घटवाना है, तो इसके रिगार्डिंग हमारा ये आज का क्वेश्चन होने वाला है। और इस सेक्शन को हम डिटेल में भी कवर करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 127 को, क्योंकि हम इसको तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये दोनों कंसेप्ट एक साथ कवर हो जाएं। क्योंकि मैं वीडियो इस तरीके से बनाता हूँ कि जो हम एमसीक्यू लेते हैं उससे रिलेटेड हम टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑर्डर फॉर द अल्टरेशन, यानी कि परिवर्तन करना है इन अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए जो है यहाँ पर किसी ने क्या फाइल किया था, मेंटेनेंस के लिए पेटिशन फाइल की थी, या फिर इंटरी मेंटेनेंस के लिए पेटिशन फाइल करी थी। अब उस पेटिशन में परिवर्तन करने का ऑर्डर बनाया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, बिल्कुल बनाया जा सकता है। किस सेक्शन में बनाया जा सकता है? सेक्शन 127 के अनुसार सीआरपीसी में। अगर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ आता है जो उससे उनको लगता है हाँ भाई मजिस्ट्रेट साहब को जी हाँ इसमें जो है किसी भी तरीके से परिवर्तन करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, चाहे मिस्टेक हुई हो, चाहे उसको कम मेंटेनेंस मिला हो, चाहे उसको गलत मेंटेनेंस मिला हो, तो उस मेंटेनेंस को गलत मतलब कि कैंसिल भी किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि सेक्शन 127 के अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा मेंटेनेंस के ऑर्डर को परिवर्तन किया जा सकता है अगर उनके पास यह प्रूफ हो उस परिस्थिति के अनुसार। अब इन सभी में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जिसे मेंटेनेंस रिसीव हुई है सीआरपीसी के 125 के अंदर, या तो वो इंट्री मेंटेनेंस ले रहा है या फिर मेंटेनेंस ले रहा है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि किसी भी पर्सन को ऑर्डर किया गया है। दो टर्म यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है, रिसीव हुआ है या फिर ऑर्डर किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर, किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए या फिर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर किसी भी पर्सन को के जो रिलेटिव है उसको ऑर्डर किया गया है, यहाँ पर रिलेटिव टर्म को इस्तेमाल किया गया है। तो अब जब हम सेक्शन 127 को पढ़ते हैं, अगर आपने ये सेक्शन पढ़ी होगी तभी आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि
हम जब सेक्शन को पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है एक्चुअली इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। इसलिए आज मैं 127 को सीआरपीसी को डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इसमें जो है बहुत से एमसीक्यू बन जाते हैं और आपके सेक्शन को कवर करने के लिए भी आपके लिए मैं ये लेकर आया हूं, ताकि आपकी सेक्शन भी कवर हो और साथ साथ एमसीक्यू भी। बात करें थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, क्या ये सही है या ये सही है। तो जब हम सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें हमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए जो फोर्थ है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम सेक्शन को समझते हैं, सेक्शन कह क्या रही है। तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ 125 क्या कहता है। 125 केवल इतना कहता है कि अगर वाइफ का डिवोर्स हो गया है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कहाँ पर करेगी, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर। इसके अलावा अदर एक्ट्स भी है जहाँ पर भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, बच्चे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 127 कहता है इस तरीके के मेंटेनेंस जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किए गए हैं उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन क्या था कि या तो कोई मेंटेनेंस रिसीव होती है या फिर ऑर्डर किया जाता है, यही टर्म हमें यहाँ भी पढ़ने को मिलेगी। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है, on proof of a charge in the circumstances of any person receive under section 125 CRPC a monthly allowances for the maintenance or interim maintenance। या तो उसे इस तरीके की मेंटेनेंस रिसीव हो रही हो, या तो पूरी की पूरी मेंटेनेंस जो निर्धारित की गई है, या तो पहले ही उसे कुछ अमाउंट निर्धारित किया गया है, उसे हम इंट्री मेंटेनेंस कहते हैं। या फिर कोई भी ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू बी पे ए मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंट्री मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, या तो वाइफ को मिला हो मेंटेनेंस, या फिर बच्चों को मिला हो, या फिर माता पिता को मिला हो। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब को अगर यह लगता है कि यहाँ पर इस तरीके के ऑर्डर जो सेक्शन 125 में दिए गए हैं मेंटेनेंस के संबंध में, उसमें परिवर्तन भी कर सकती है, अल्टरेशन किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि वेयर इट अपियर टू द मजिस्ट्रेट दैट इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 shall be cancelled and shall be cancelled the order or as the case may be vary the same accordingly। यानी कि सब सेक्शन 2 क्या कहती है, यहाँ पर परिवर्तन करने की बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है कि इस तरीके के ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 125 के अंदर कोई मेंटेनेंस निर्धारित कर दी, सपोज दैट 10,000 की जो है मंथली मेंटेनेंस निर्धारित कर दी। अब मजिस्ट्रेट साहब को लगता है तो सेक्शन 127 के सब सेक्शन 2 में इस मेंटेनेंस को जो है वो कैंसिल भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सब सेक्शन के बारे में। थर्ड सब सेक्शन क्या कहता है कि एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ ए वुमेन। यानी कि किसी भी महिला, यानी कि जिसका डिवोर्स हो गया, यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही है, यानी कि वाइफ ने डिवोर्स ले लिया है अपने हस्बैंड से, अब वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर। तो ऐसे में अगर वो वुमेन डिवोर्स ले लेती है और डिवोर्स लेने के बाद यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब इन सभी पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, कौन कौन से ऑर्डर किए जा सकते हैं, वो हमें इन ऑप्शन में पढ़ने को मिलेंगे। द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स, यानी कि ऐसा डिवोर्स लेने के बाद, यानी कि जो वाइफ है उसने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, अब उसने दोबारा से मैरिज कर ली है, तो ऐसे में सेक्शन 125 में जो भी मेंटेनेंस अभी तक वाइफ को दी जा रही थी उनको कैंसिल किया जा सकता है।
बी पॉइंट क्या कहता है, द वुमेन हैज़ बीन डिवोर्स बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज़ रिसीव्ड वेदर बिफोर द और आफ्टर द डेट ऑफ द सेज ऑर्डर होल the sum which under the customary and the personal law applicable to the party was payable on such divorce cancel such order। यानी कि यहाँ पर आपके दो अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के बन सकते हैं। पहला आपका ये भी बन सकता है, दूसरा आपका ये भी बन सकता है कि कब सीआरपीसी में वाइफ की मेंटेनेंस को कैंसिल किया जा सकता है, डिवोर्स लेने के बाद अगर वो दोबारा से रीमैरिज कर लेती है, या कोर्ट ने कोई भी सम निर्धारित किया था कि एक फुल ऑफ अमाउंट की भाई तुम हस्बैंड से ये कहा गया कि तुम इतना अमाउंट जो है वाइफ को दे दो, उसके बाद अगर वो सम जो भी निर्धारित किया है वो पूरा का पूरा सम हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दे दिया जाता है, तो तब भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अनुसार उस ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है। कस्टमरी और पर्सनल लॉ, इसका मतलब होता है कि जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं या फिर मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो ये दोनों कस्टमरी और पर्सनल लॉ हैं, अलग अलग लॉ है, दोनों के लिए अप्लाई नहीं होते हैं इकट्ठा। तो इस तरीके के लॉ को हम कस्टमरी और पर्सनल लॉ कहते हैं। अब इसके अंदर और सब हेडिंग बनाई गई है। ये सब हेडिंग क्या कहती है कि इन द केस वेयर द सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड, यानी कि जब भी ये ऑर्डर पे करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा, जितनी जल्दी पे हो जाएगा इस तरीके के ऑर्डर को पास कर दिया जाएगा। सब सेक्शन ये कहता है पहला। दूसरा क्या कहता है, कोई भी अदर केस जहां पर इस पीरियड की एक्सपायरी के बाद या उस पीरियड की एक्सपायरी डेट से पहले, एज द केस में बी, मेंटेनेंस हैज़ एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन, यानी कि ये यही कह रहा है कि जो भी सम कोर्ट ने कहा है हस्बैंड को पे करने के लिए, वो वाइफ को जितनी जल्दी पे करेगा, यहाँ पर उसके लिए ये जो सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसे कैंसिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है एमसीक्यू के पर्पस के लिए कि द वुमेन हैज़ ऑब्टेन ए डिवोर्स फ्रॉम ए हर husband and that she has been voluntarily surrender his right after the divorce then the cancel the order from the date, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 127 के अनुसार 27C के अनुसार मजिस्ट्रेट साहब यह ऑर्डर कर सकते हैं। क्या ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर वाइफ जो है अपने जितने भी राइट है मेंटेनेंस के उनको सरेंडर कर दे रही है यानी कि त्याग दे रही है। अब वो ये कह रही है मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, मेरे को केवल डिवोर्स चाहिए। तो ऐसे में भी अगर पहले निर्धारित हो चुके हैं, अब ये कह रही है वाइफ की जी मेरे को किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो सेक्शन 127 के सब सेक्शन सी के अनुसार, थर्ड के सी के अनुसार जो है यहाँ पर कैंसिल इसे किया जा सकता है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और फोर्थ क्या पॉइंट कहता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिग्री, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 127 में जो भी कोर्ट डिग्री पास कर रही है फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस या फिर डाउरी बाय एनी पर्सन टू whom टू पेड अंडर सेक्शन 125 125 में जो अभी तक पे की जा रही है उन सभी की रिकवरी, देन द कोर्ट शेल टेक इन अकाउंट द सम विच वाज पेड एंड रिकवर बाय सच पर्सन। तो कोर्ट उन सभी पैसों को ध्यान में रखेगी जो भी पे किया गया है कि कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, कितना रिकवर किया गया था, इसमें कितना पे किया गया है, अब कितना रिकवर किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को कोर्ट कंसीडर करेगी, शामिल
करेगी। तो हमने यहाँ पर सेक्शन 127 को डिटेल में समझा। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला तो यहाँ से कि सिलेंडर अगर कर देती है राइट, तो ऐसे में भी 125 के ऑर्डर कैंसिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से बन सकता है, कहाँ से बन सकता है कि पर्सन यहाँ से बन सकता है, यानी कि कोर्ट ने जो भी अमाउंट कहा था वाइफ को देने के लिए वो उसने पूरा पे कर दिया है, तब भी कैंसिल हो सकते हैं। या वो रीमैरिज कर लेती है तब भी कैंसिल हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में कि मजिस्ट्रेट साहब में टेक एंड कॉग्निजेंस ले सकते हैं CRPC की 190 के अनुसार किसी भी ऑफेंस की। कब कब? सपोज दैट कोई क्राइम हुआ है। अब क्राइम होने के बाद सबसे पहले क्या होगा, या तो FIR दर्ज की जाएगी या फिर डायरेक्ट कंप्लेंट की जा सकती है मजिस्ट्रेट को। FIR दर्ज की जाएगी 154 में, कंप्लेंट की जाएगी 200 के अंदर, या फिर डायरेक्ट जो है कोई भी पर्सन, वो जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसके अलावा कोई अदर पर्सन है, वो जाकर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकता है। कहाँ पर? डायरेक्ट 190 के अनुसार, यानी कि डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास जाकर इस तरीके की कंप्लेंट को करके वो वहाँ पर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब ले सकते हैं। तो इन सभी केसेस में 190 हमारा इन्वॉल्व होता है। 190 ये कहता है कि कॉग्निजेंस, क्या चीज़? कॉग्निजेंस जो है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ली जाएंगी। कॉग्निजेंस का मतलब होता है माइंड को अप्लाई करना, माइंड ऑफ मजिस्ट्रेट रिलेटेड टू क्राइम। जो भी क्राइम हुआ है, जो भी पुलिस रिपोर्ट जो भी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है भेजी गई है, उन पर मजिस्ट्रेट अपने माइंड को अप्लाई करके उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, उसे हम कॉग्निजेंस कहते हैं। बात करें इस सेक्शन की, सेक्शन 190 की, तो सेक्शन 190 क्या कहता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिसीव होती है कंप्लेंट के फॉर्म में, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लेंट के फॉर्म में रिसीव होती है मजिस्ट्रेट साहब को, तो ऐसे में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। या पुलिस रिपोर्ट आई है, पुलिस रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट पहले FIR दर्ज की गई, उसके बाद क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बाद पुलिस के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब को भेजी गई। तीसरी क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है पुलिस के अलावा कोई और पर्सन करता है, तो इन सभी केसेस में यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि कोई भी कोर्ट परिवर्तित कर सकती है, ऐड कर सकती है किसी भी चार्ज को। कब ऐड कर सकती है? तो ये ऐड किया जा सकता है एट द टाइम बिफोर द जजमेंट हैज़ बीन प्रोनाउंस, यानी कि लास्ट जजमेंट से पहले आप कभी भी चार्ज में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, यानी कि अभी सेक्शन लगी है 379, अब यहाँ पर 304A लग गई, तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, या फिर उसको पूरी तरीके से हटाया जा सकता है, या इसमें कुछ और अलग से भी ऐड की जा सकती है। यही चीज़ हमने इसमें इस क्वेश्चन में समझनी थी। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कि व्हेन इन एनी वारंट केस, कोई भी वारंट केस जो कि पुलिस के द्वारा, पुलिस के अलावा किसी और के द्वारा गठित किया गया है, यानी कि पुलिस ने यहाँ पर FIR दर्ज, पहले FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि FIR दर्ज होगी, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास रिपोर्ट आएगी। यहाँ पर क्या है कि पुलिस के अलावा यहाँ पर केस इंस्टीट्यूट हुआ है वारंट केस में। वारंट केस का क्या मतलब होता है? वारंट केस वह केस होता है जो गंभीर प्रवृत्ति का है, जिसमें कि यानी कि कोई ऐसा अपराध है जो कि बहुत ही संगीन है, वारंटली ऑफेंसेस है, जिसमें कि एक्यूज को पकड़ा ही जाना है। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया जाता है तो उसमें क्या स्टार्ट कर दी जाएगी?
प्रोसिक्यूशन के एविडेंस डायरेक्ट ले लिए जाएंगे, उनको सुना जाएगा बिना किसी देरी के, क्योंकि वारंट केस है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 293 के अनुसार अगर कोई भी रिपोर्ट रिसीव होती है किसी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा, तो इसके अंदर कौन कौन से पर्सन है या किस किस की रिपोर्ट को हम कंसीडर करेंगे या अप्लाई किया जाएगा। जो डायरेक्टर है सेंट्रल या स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के, या फिर डिप्टी डायरेक्टर है, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है। जब आप सेक्शन 293 सीआरपीसी को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सभी नाम जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक दो चीज़ें और ऐड की गई है इस क्वेश्चन के अनुसार। इसका जो लास्ट है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो इसी तरीके की अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर सीआरपीसी को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए।